डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते। आज फिर हम अपने दूसरे सेशन में हम आपके साथ हैं। हमने पिछले सेशन में आपसे हमने बात करा था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज क्या होती हैं और उसके क्या क्या कारण हैं। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाते अगर देखेंगे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो हमारा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो विशेषता वो शारीरिक बनावट के कारण। दूसरा जो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिकता के आधार पे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से। और तीसरा जो हमारा है उसके कॉग्निटिव के हिसाब से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अलग अलग तरीके से उसको एक तरह से ग्रुपिंग किया है, एक तरह से हमने जमा किया है। तो जहां तक अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट में, इसमें हमारा है माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। माइक्रोसिफेली से हमारा मतलब है ए स्मॉल हेड। अगर किसी बच्चे को अगर सर छोटा है तो सिर्फ हम देख के ही हम बता सकते हैं कि इस बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। उसी तरह से हाइड्रोसेफेली, अगर किसी का सर बहुत बड़ा है, लार्ज साइज का हेड है, तो भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा करीब करीब हमारा अंदाजा सटीक होता है कि इस बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, क्योंकि जो माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली जिनमें होगा उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना करीब करीब निश्चित है। उसी तरीके से हमने बात करा था एक डाउन सिंड्रोम के फीचर्स के, जिसको मंगोलियन जिसको हमने फीचर कहा था। जो डाउन सिंड्रोम वाले जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनके बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। अगर उनके फीचर्स की अगर हम बात करें तो पूरे हेड टू टू, अगर हम उसको सर से लेकर और उसके अगर हम अंगूठे तक देखेंगे तो उनकी जो होती है फीचर इंटायरली एक दूसरे नॉर्मल जो आम बच्चे होते हैं उससे अलग होते हैं। अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो मंगोलियन बच्चे होते हैं, जो कि एक हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उनके अगर हम सबसे पहले अगर हम उसके सर के बाल की बात करें तो उनका अगर जो सर का जो बाल होता है वो थोड़े से रूखे होते हैं। उनमें देखेंगे कि वो खड़े होते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वो अगर नीचे बैठेंगे हमेशा बाल उनके खड़े रहते हैं। और तीसरा जो उनका देखेंगे कि जो फॉरहेड है, फॉरहेड आगे की तरफ पोर्ट्रेटेड होता है, आगे की तरफ सर निकला होता है। उनके जो कान होते हैं राउंड शेप लिए हुए होते हैं, आंख छोटे होते हैं राउंड शेप लिए होते हैं। जो उनके नाक होते हैं वो अंदर की तरफ धसे होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं। और साथ में देखेंगे तो उनका जो जो लिप्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और जो टंग है, तो अभी हम डाउन सिंड्रोम के फीचर्स की बात कर रहे थे, तो जिसमें कि अगर हम देख रहे थे कि उसके फीचर्स जो हम बता रहे थे, जिसमें कि उनके जो टंग होते हैं वो लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो उनके जो पैलेट, यानी कि जो हम जिसको तालु बोलते हैं, तालु के भी हमारे दो प्रकार होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। यानी कि जो हमारे जो जो हार्ड पैलेट है जो कि सामने होते हैं वो भी अंदर से घसे हुए होते हैं, कई बार जो होते हैं उनमें अंदर की तरफ होल होता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे जो है एक डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं उनके फीचर्स होते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनको कि देख के ही हम आसानी से एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पता कर सकते हैं कि इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होने की संभावना है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट हमारा जो फिजिकल जो डेवलपमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट का। जो क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि हमने देखा होगा कि फिजिकल जो हमारा जो एक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जैसे मोटर डेवलपमेंट, जब भी कोई बच्चा अगर बड़ा होता है तो एक डेवलपमेंट हमारा एक फिक्स पैटर्न होता है, जैसे कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा है। तो इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो एक नॉर्मल बच्चे से स्लो होगा। ये जो स्लो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसको हम मोटर डेवलपमेंट से हम कंपेयर करके हम इसको पता कर सकते हैं। जैसे आमतौर पे जो बच्चा होता है वो 6 से 8 महीने में सेटिंग करता है, कि नॉर्मल हमारा इंडियन नॉर्मल बच्चे का बैठने का एक हमारा माइलस्टोन है। लेकिन अगर देखेंगे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है वो क्या करते हैं कि इसके बाद, यानी कि उन्हें क्या होगा कि डिलेड होगा, उनका डेवलपमेंट क्या होगा, डिलेड होगा। हाँ, डिलेड कितना होगा ये डिपेंड करेगा सिविरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे।
लेकिन अगर किसी का अगर डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट जो है, अगर वो स्लो है, वो पीछे चल रहा है नॉर्मल डेवलपमेंट से, तो हम ऐसे बच्चों पे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हम शक कर सकते हैं और इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसर्न जगह पे हम रेफर कर सकते हैं। एक हमारा एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको स्क्रीन आउट करने के लिए और पर्टिकुलर रेफर करने के लिए। उसी तरीके से ड्रूलिंग, ड्रूलिंग एक लार टपकना, लार टपकना भी अगर किसी बच्चे को लार टपक रहा है जो कि एज हो गए हैं, क्योंकि अगर बहुत ही यंग है, अगर 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ तक अगर ड्रूलिंग होता है, दैट इज द नॉर्मल, आमतौर पे बच्चों को होते हैं। लेकिन बच्चे का एज ज्यादा हो गया, 1 ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स हो गया, लेकिन फिर भी ड्रूलिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, बच्चे ड्रूल कर रहा है, लार टपका रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए सस्पेक्ट हम कर सकते हैं। ये हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द कॉग्निशन, अगर इनकी अगर हम कॉग्निशन के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम इसको हम ग्रुप करना चाहें, इनके बारे में बात करना चाहें, तो इसमें सबसे पहला और जो फॉरमोस्ट जो हमारा जो होता है, दैट इज द पुअर मेमोरी। यानी कि इनकी याददाश्त क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है, कम होती है। यानी कि क्या है कि इनको अगर कोई चीज को अगर हमको बताना है तो उनके लिए उसको स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे आमतौर पर मेमोरी की बात करेंगे तो इवन सभी प्रकार के मेमोरी, जैसे कि चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, सेंसरी मेमोरी हो या लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, ये क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म या सेंसरी मेमोरी को जो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनमें काफी इनको तकलीफ होती है, काफी हमको उसमें समय लगता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि ये चीजों को भूलते जल्दी है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि पुअर मेमोरी होती है। और कॉग्निशन से रिलेटेड दूसरा जो एक और इशू होता है कि पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सभी एक ह्यूमन का, जितने भी हम ह्यूमन जो हैं उनका एक बहुत ही अगर दूसरे एनिमल के हिसाब से अगर हम देखें, दूसरे जो हमारे जो जीवित प्राणी हैं उनसे देखें, तो ह्यूमंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही बेटर होता है, वही इसको दूसरों से काफी हद तक अलग बनाता है। लेकिन हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले बच्चे होते हैं, इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बहुत कम होती है, छोटे छोटे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि अगर उनको दो कलर में डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर दो कलर के अगर कपड़े शर्ट है उनके पास, तो कौन सा कपड़े पहनना है, तो वो भी उनके लिए दिक्कत है। या फिर अगर सामने अगर कोई अगर ऑब्स्टिकल आ गया, तो ऑब्स्टिकल से हमको कैसे अपने आप को बचाना है। ये बहुत ही छोटे छोटे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उनमें भी इनको दिक्कत होती है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे जो डिसीजन मेकिंग होती है उनके लिए भी उनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और तीसरा की बात करें तो पुअर अटेंशन। अटेंशन क्या होता है इनका, अटेंशन काफी खराब होता है, किसी चीज को अटेंड नहीं करना हो, करना नहीं पसंद करते हैं, और इनको अटेंड करने के लिए वी हैव टू बी डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हमको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उनको अटेंशन को गेन करने के लिए। निश्चित तौर पे अगर किसी का अटेंशन कम है तो कंसंट्रेशन भी उसका पुअर होगा। उसके साथ ही साथ पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, चूंकि हमने कहा था कि आमतौर पर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं उनका क्या होता है कि कई बार उनमें मोटर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मोटर प्रॉब्लम होने से उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाथ और आंख का जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। किसी चीज को जल्दी सीखने में उनको दिक्कत होती है, और साथ जैसे मैंने पहले भी कहा था, इनएबिलिटी टू डिसाइड, किसी भी चीज के बारे में डिसाइड करने के लिए टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये हमारे जो क्या है उनके कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जहां तक अगर हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो उनमें क्या होता है कि उनका इमेच्योर सोशलाइजेशन होता है। इमेच्योर वर्ड हमने इसलिए यूज किया है कि सोशलाइजेशन उनमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे सोशलाइजेशन सीखते हैं। सोशलाइजेशन से अगर हम छोटे छोटे सोशलाइजेशन चीजों को अगर हम बांटे, तो चीजों को शेयर, बच्चों के बीच में अपने चीजों को शेयर करना, सोशल जो हमारे जो कुछ जो बिहेवियर होते हैं, जैसे कि किसी को नमस्ते करना या किसी बड़े को रिस्पेक्ट करना, अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो अपने जो भी अगर हमारे जो फुट वियर्स है उसको रिमूव करना, हाइजीन मेंटेन रखना, तो ये सब चीजें जो होते हैं सोशल स्किल्स में आते हैं। तो इनको इन स्किल्स के लिए ट्रेन करने में और इनको प्रॉपरली सिखाने में बहुत समय लगता है। और इनका सोशलाइजेशन क्या होता है, इमेच्योर है, क्योंकि कभी सोशलाइजेशन दिखाएंगे कभी नहीं दिखाएंगे।
तो इनको प्रॉपरली सोशलाइजेशन इनको अगर है सिखाना मुश्किल होता है, और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो सोशल स्किल्स से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, एक कई तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम बिहेवियर क्या होता है कि ऐसा व्यवहार जो कि जिस दूसरे को प्रॉब्लम दिखाता है। ये कई सारे प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए प्रोन होते हैं, और साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत पुअर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कहने से मतलब हमारा है, कई बार क्या होता है कि कब बोलना है, किस माहौल में क्या बोलना है, कितने भी ट्रेनिंग के बाद इनका कम्युनिकेशन स्किल्स एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर लेके जाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम आगे बात करें स्क्रीनिंग टूल्स की, ये निश्चित तौर पे जैसे मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर हम ऐसे बच्चों को स्क्रीन आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और इनको हम रेफर कर सकते हैं कि इनका प्रॉपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो और इनको हम डायग्नोस कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को या कई बार हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं, और इनके बावजूद भी हमें इनको स्क्रीन आउट करने में हमें तकलीफ होती है, हमें दिक्कत होती है। इन्हीं समस्या को देखते हुए इनके लिए स्क्रीनिंग टूल्स कई सारे डेवलप किए हुए हैं। इसमें जो सबसे जाना माना जो हमारे पास जो स्क्रीनिंग टूल है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। उसको हम बोलते हैं 10 क्वेश्चन प्लस स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट, TQSI, 10 क्वेश्चन प्लस हमारा स्क्रीनिंग टूल है। ये जो हमारा है एक करीब पिछले 25 साल से स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्क्रीनिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करें। बहुत ही सिंपल टूल है। अगर इस टूल की अगर हम बात करें डिटेल में, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, और इसके बाद हम 10 क्वेश्चन को हम पूछते हैं, और हम इसमें से हम देखते हैं कि अगर क्या है इसमें से, अगर इसमें से कोई एक भी सवाल का जवाब अगर हमें नेगेटिव में मिलता है तो हम उसको सस्पेक्ट कर लेते हैं। तो सारे हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एज एग्जांपल मैं आपको एक सवाल पढ़ के इसमें दिखाओ, डज द चाइल्ड अपियर्स टू हैव डिफिकल्ट हियरिंग, क्या बच्चे को सुनने में दिक्कत है। इस तरह करके हमारे सवाल है, उसका हम हाना में जवाब लेते हैं। उसके अलावा जो क्या है, इसके अलावा भी WHO का स्क्रीनिंग टूल के अलावा भी अपने देश में भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, जिसका नाम अभी बदल गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है सिकंदराबाद में, उसने भी स्क्रीनिंग टूल डेवलप किया है। इसके जो है इस स्क्रीनिंग टूल के 3 पार्ट्स हैं। ये जो है पहला जो है 3 साल तक के छोटे बच्चों के लिए एक अलग टूल है, 6 साल तक के लिए अलग है, और 7 साल के लिए ऊपर है। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू यूज टूल है, जिसमें कि हमारे आइटम्स दिए हुए हैं। आप उसको आसानी से विदाउट इस टूल्स में खा सकते, कोई भी जो इसमें जो हमारे आइटम्स है उसमें किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी नहीं है, यानी कि आप सिंपली उसको पढ़ के आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये टूल जो है निपमिट जो है इसके वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहां से आप इसको करके आप यूज कर सकते हैं। अगर हम फर्दर बात करें, जैसे मैंने कहा था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्लासिफिकेशन के एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको कि हमें जानना चाहिए। अगर इसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो मेजर 2 जो क्लासिफिकेशन है, एक साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग है, खासकर जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इनको अलग एक क्लासिफाई करते हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं यानी कि जो शिक्षाविद हैं वो इनको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लासिफाई करते हैं, इसकी कैटेगरीज करते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें 4 हमारे क्लासिफिकेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। और साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है टोटली बेस्ड ऑन द IQ रेंज, यानी कि जिस बच्चे को हम किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे वो डिसाइड करते हैं कि उनकी IQ कितनी है। यानी कि क्या है कि अगर माइल्ड कैटेगरीज में, माइल्ड कैटेगरी वाले में सिर्फ वही इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड आएंगे जिनकी बुद्धि 50 और 70 के बीच में है। मॉडरेट में कौन आएंगे, 35 to 49 वाले जो हैं वो हमारे मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे, और सिवियर वाले 20 to 34 में आएंगे। और प्रोफाउंड, प्रोफाउंड में हमारा है कि बिलो 20। कभी भी इसको हम 0 से 20 नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी का भी जो IQ है वो 0 नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी कम हो, वो कुछ ना कुछ हमारे डिजिट में रहेंगे। तो बिलो 20 यानी कि 20 से नीचे वाले जो हमारे IQ वाले हैं उसको हम प्रोफाउंड कैटेगरी में हम डालते हैं।
अगर हम इसको शैक्षणिक जो वर्गीकरण है या एजुकेशनल क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे, तो ये हमारे जो है ये तीन क्लासिफिकेशन है: एजुकेबल, ट्रेनेबल एंड कस्टोडियल। एजुकेबल से मतलब हमारा है कि ऐसा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का ग्रुप जिसको कि उनको शिक्षित किया जाता है, यानी कि जिनको कि हम कुछ भी जो एकेडमिक प्रोग्राम है, यानी कि जो हमारे जिनको किताबी ज्ञान दिया जा सकता है और उनमें उसको सीखने की क्षमता है, ऐसे ग्रुप को हम एजुकेबल ग्रुप में हम रखते हैं। दूसरा जो हमारा जो है वो है ट्रेनेबल ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप है जिसको कि सिर्फ हम ट्रेन कर सकते हैं, वो हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए रेडी नहीं है। और तीसरा जो ग्रुप हमारा है कस्टोडियन, यानी कि जिनको कि सिर्फ हम केयर कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग देना भी संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि आईक्यू रेंज हमने दे रखा है। जो ट्रेनेबल जो हमारा ग्रुप आता है वो 20 से लेके 34 या 35 तक जो हमारा जो आईक्यू रेंज वाले जो होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं, और 50 से 70 तक जो है एजुकेबल है। अगर इसको अगर हम मेंटल एज से अगर हम कंपेयर करें, कितने से कितने मेंटल एज वाले जो होते हैं, मेंटल एज से हमारा क्या मतलब होता है? अगर मेंटल एज को अगर हमें समझना है तो इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक अपना क्रोनिकल एज, यानी कि कितने जन्म के बाद कितना समय उसका हुआ है, यानी जिसको बोलते हैं उसकी आयु क्या है। जो आयु होता है उसको हम क्रोनिकल एज कहते हैं। और साथ ही साथ जो है कि उसकी जो वास्तविक जो उसकी जो कॉग्निशन लेवल है वो हम उसको मेंटल एज, यानी कि उसकी जो कॉग्निशन यानी कि समझ की जो एज है वो कितना है, दैट इज द मेंटल एज। तो अगर देखेंगे जो माइल्ड जो कैटेगरीज के जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, उनका मेंटल एज करीब 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स के आसपास होता है। मॉडरेट वाले का 6 साल से लेके 8 साल के आसपास होता है। और उसी तरह सीवियर का 3 साल से लेके 6 साल के बीच में, मतलब प्रोफाउंड का 3 साल से नीचे नीचे का हमारा एज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका ट्रेनिंग में फोकस क्या करना है। अगर एजुकेबल है तो हमारा जो फोकस होता है, लॉन्ग टर्म फोकस जो होता है, कि अगर एजुकेबल है, जैसा मैंने कहा, तो उनको जब बच्चा छोटा है तो उनको एकेडमिक हम देने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि उसका मेंटल एज 10 साल का है, तो आमतौर पे उनको चौथी पांचवी क्लास तक के जो चीजें हैं उनको बताया जा सकता है, उतनी चीज तक वो पढ़ लेते हैं। जैसे 4 और 5 ग्रेड का जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो कर लेते हैं। मॉडरेट को जो क्या है, बहुत अगर डिफिकल्टी से और बहुत मेहनत करने के बाद हार्डली सेकेंड और थर्ड ग्रेड के इक्विवेलेंट जो उनका एजुकेशनल जो उनका होता है। और लेकिन आमतौर पे जो हमारा ट्रेनिंग का जो फोकस होता है, जो हम क्या ट्रेन कर रहे हैं, तो मॉडरेट वाले में जो क्या होता है कि अपनी खुद की देखभाल कर सके, जो सेल्फ केयर है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जो कि समाज में रहने के लिए आवश्यक है, उन चीजों पे हम ध्यान देके उस पे उनको ट्रेनिंग देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जो माइल्ड कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए कुछ हम वोकेशनल प्लान करें, जिससे कि कल को अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सके। तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है। तो अगर इसको अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो है उनको हम कुछ जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उनको हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। कुछ जो हमारा कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, वो डिपेंडेंट रहेगा, उनको अपने सेल्फ हेल्प स्किल्स के लिए भी हम प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाएंगे। और कुछ जो है जिनको कि हम सेल्फ केयर और बेसिक जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसके लिए हम ट्रेन कर सकते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक डोमेन है, बहुत बड़ा एक एरिया है जो कि माइल्ड से प्रोफाउंड तक आता है। तो इसीलिए क्या है, हम कहते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के जो चाइल्ड है, जो प्रत्येक चाइल्ड है वो अपने आप में अलग है। और इनमें जो एक जो हम कहते हैं, जो इनका जो ग्रुप होता है वो होमोजेनियस नहीं होता, ये हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होता है। इसीलिए आमतौर पे ऐसे बच्चों के लिए हम हर एक बच्चे को इंडिविजुअली मांग के, इंडिविजुअल तौर पे मांग के, इनके हर एक बच्चे के लिए हम प्लानिंग करते हैं, जिसको कि हम आईपी बोलते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि आईपी हम कैसे डेवलप करते हैं और आईपी डेवलप करने का कारण क्या है। क्योंकि इतने इनमें ज्यादा हेट्रोजेनिसिटी, यानी में इतने ज्यादा हर एक बच्चे में अंतर है कि इनको एक साथ एक होमोजेनियस कुछ करना मुश्किल हो सकता है और मुश्किल होता है। इसी कारण हम इसको 1 to 1 अगर हम देखते हैं। अगर हम देखें इनके लिए जो क्या है, आमतौर पे जो यंग एज में
जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हम चलाते हैं वो हमारा है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो हम चलाते हैं उसके दो हमारे पर्पस होते हैं। एक जो पर्पस हमारा होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो है कि सेकेंडरी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना। अब बोलेंगे कि सेकेंडरी डिसेबिलिटी क्या है। आमतौर पे क्या होता है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, अगर हमने अर्ली एज में अगर हमने उनको इंटरवेंशन नहीं दिया, हमने उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी, तो क्या होता है कि उनमें दूसरी और कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कहा था कि उनका डेवलपमेंट स्लो होता है। अगर डेवलपमेंट स्लो होगा, हो सकता है कि उनका मोटर डेवलपमेंट स्लो हो। अगर मोटर डेवलपमेंट अगर चलना देर से शुरू हुआ है, या लगातार कोशिश करके भी बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि उनका मसल वेस्ट हो सकता है, उनका रेंज ऑफ मोशन यानी कि जो कंट्रेक्चुअल डेवलप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दूसरे और मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए। और दूसरी बात क्या होती है कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हमको इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि हमेशा ये माना गया है कि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था अपने पहले सेशन में, कि हमारा जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो अर्ली एज में ज्यादा होता है। जैसे कि हमारे फीटस में, अगर गर्भाशय में बच्चा है तो करीब 75 to 80% होता है, लेकिन जन्म के 3 साल के बाद करीब जो बचा हुआ जो हमारा जो करीब 25 20% जो है, उसका करीब 90% जो होता है विद इन 3 years हमारा होता है। वो जो प्रोसेस होता है, इसी के साथ साथ ब्रेन का एक मिलिनेशन प्रोसेस होता है। मिलिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि ब्रेन के ऊपर एक सीधी एक कवर चढ़ता है। तो जब तक कवर चढ़ने का जो हमारा जो एक समय होता है, उस समय क्या होता है कि बच्चे में जो ग्रोथ है, बच्चे का जो ब्रेन का ग्रोथ है, उसको हम अलग अलग इंटरवेंशन प्रोग्राम के जरिए उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो जो डिसेबिलिटी का जो सिविरिटी है, अगर उसको हम प्रॉपर इंटरवेंशन दे तो उसको हम कुछ हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो होता है अर्ली एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम अर्ली इंटरवेंशन के बाद जब भी हम करते हैं प्रोग्राम जो भी होता है हमारा, वो इनली क्या होता है, रिहेबिलिटेटिव होता है, यानी कि पुनर्वास के लिए, कि जो उनमें क्षमता है उस क्षमता को मैक्सिमम हम यूज करते हैं। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन में क्या है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर उनमें जो क्षमता बढ़ाने का जो काम करेंगे, जो कि आने वाले समय में उनके लिए यूजफुल होगा, इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हमेशा वो जो होता है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के थ्रू होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से हमारा है, एक हम टीम वर्क में काम करते हैं जिसमें कि कई सारे प्रोफेशनल्स एक साथ जुड़ के एक बच्चे के लिए काम करते हैं। इस टीम में हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उसके अलावा हमारा फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उसके अलावा पेरेंट्स और इंटरवेंशन प्रोग्राम में जो टीम होती है उसमें पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किसी भी थेरेपी सेंटर में जाएं या किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो बच्चे थोड़ा समय ही थेरेपी सेंटर पे बिताते हैं, लेकिन ज्यादातर समय कहाँ होता है, पेरेंट्स के साथ या घर में बिताते हैं। तो एक घर के माहौल को भी ऐसा हम बनाएं, जब तक वो टीम में पेरेंट्स रहेंगे तभी इसको हम घर के माहौल को भी बच्चे के जो एक उनको जो चीजों को स्टिमुलेशन के तौर पे जो हम घर का माहौल कोई बना, इसके लिए पेरेंट्स हेल्पफुल होते हैं, तो उनको भी लेना है, वो भी हमारे टीम मेंबर्स में होते हैं। इसके अलावा दूसरे और प्रोफेशनल्स जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, तो एक मिलकर एक टीम बनाते हैं जो कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में बच्चों के साथ हमेशा हेल्पफुल होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में उनकी जो भी क्षमता है उसको बढ़ाने में हमेशा मददगार होता है। और कई बार जो उनमें जो दूसरी जो डिसेबिलिटी आनी होती है, या अगर हम नहीं देंगे तो दूसरी डिसेबिलिटी यानी कि सेकेंडरी डिसेबिलिटी भी बच्चे में आ सकती है, उसको भी रोकने में हमारा हेल्प करता है। तो ये अर्ली इंटरवेंशन है जिसको कि हमें ऐसे बच्चों के लिए तुरंत इंट्रोड्यूस और हमेशा इसको प्रमोट करना चाहिए यंग एज में, और इसको देने के लिए हमें पेरेंट्स को काउंसल करना चाहिए। ऑल्दो अगर हम कोई भी अगर हैं, हम समाज के लोग हैं, अगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो उनको प्रॉपर काउंसिल के जरिए ऐसे जगह पे हम भेज सकते हैं जहां पे इस तरह की सर्विसेज उपलब्ध है। अब अगर हम बात करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन जो हमेशा होता है वो 3 साल तक के बच्चों के लिए होता है। लेकिन 3 साल के बाद क्या होता है,
कि निश्चित तौर पे अर्ली इंटरवेंशन देने के बावजूद भी जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के जो बच्चे हैं, या फिर जिनका स्लो लर्नर है, या फिर जो जिनका स्लो डेवलपमेंट है, जो चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं, या जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एक्सपेक्टेड है, या फिर उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, उनको अल्टीमेटली क्या है कि उनको हमको स्कूल के लिए तैयार करना है। कि हमें, जैसा कि हमारा अभी हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे किसमें पढ़े, नॉर्मल स्कूल में, इंक्लूसिव सेटअप में पढ़े, ना कि स्पेशल स्कूल में पढ़े। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम चलानी पड़ती है कि हम 3 से लेकर 6 साल के बीच में कि स्कूल में बच्चा जाए, उसके लिए रेडी करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्कूल में बच्चा तभी रह पाएगा कि जब उससे बेसिक सेल्फ केयर जो स्किल्स है उसमें वो इंडिपेंडेंट हो, या फिर अपने आप को सेल्फ हेल्प स्किल्स में अपने आप को देख सके। बेसिक बेसिक में क्या है कि उसके पास टॉयलेट इंडिकेशन हो, या फिर अगर टॉयलेट्स, अगर जो फूड है, जो ईटिंग है, उसमें इंडिपेंडेंट हो, अपनी चीजों को कर सके। क्योंकि जब तक एक बेसिक सेल्फ हेल्प स्किल्स में अगर उसको इंडिपेंडेंसी नहीं है, तो स्कूल में उनको एडमिशन कराना या स्कूल में उनको सस्टेन कराना मुश्किल होता है। और कई बार क्या होता है कि कई सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं उसमें कई तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं। तो स्कूल प्रिपेयर्डनेस में जो हमारा 3 साल से लेकर 6 साल का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें जो ऐसे जो प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं उन पे हम वर्कआउट करते हैं, और हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर उनमें ना हो, या अगर हैं तो उनको हम करेक्ट करते हैं, जिससे कि स्कूल में जाने के बाद स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का ऑथोरिटी है, उसको रिजेक्ट ना करे। अगर बच्चे क्लास में जाते हैं तो दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब ना करे, या क्लास का पूरा माहौल डिस्ट्रक्टिव ना हो। अगर ऐसा कर पाएंगे तभी स्कूल उसको रिटेन करेगा, अदरवाइज स्कूल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। साथ ही साथ जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी हमको उनको ट्रेन करना पड़ता है स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम में। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, जैसे कि अपने आप को कोई भी डेंजर है उससे बचाना। तो जैसे कि उसके लिए अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसको कि हमें टच नहीं करना है, कुछ गर्म है, इलेक्ट्रिसिटी का आइटम है, या फिर साथ में अगर हैंगर है, भूख लगी है, उसके बारे में बताना। या फिर किसी ने अगर उसके साथ, अगर किसी उसके पीयर ग्रुप ने, उसके फ्रेंड ने अगर उसको किसी ने धक्का दिया, अगर उसको चोट पहुंचाया, तो उसको कंसर्न टीचर के पास उसको मैसेज देना, उसको पहुंचाना। स्कूल जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसके लिए उनको तैयार करना। जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम तैयार करते हैं स्कूल प्रिपेयर्डनेस में, इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वर्बल, यानी कि मुंह से बोलेंगे तभी हम उसको तैयार मानेंगे। हमारे कई सारे दूसरे और तरीके होते हैं जिसमें कि अदर देन वर्बल स्पीच, यानी कि जो बिना बोले भी अगर चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी हम उसके लिए हम तैयार मानते हैं, और उसको स्कूल में हम एडमिशन दिलाते हैं। और साथ ही साथ उनमें जो बेसिक जो सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकता है, सामाजिकता से हमारा क्या मतलब है कि वो बच्चों के साथ बैठे, दूसरे बच्चों के साथ, उनके साथ अगर उनके हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, कम से कम उनके जो एक्टिविटीज है, जो दूसरे बच्चे के, उस एक्टिविटीज को स्पॉइल ना करें। जैसे अगर दूसरे बच्चे अगर खेल रहे हैं, हो सकता है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का जो बच्चा है वो उनके खेल के सारे रूल को ना समझ पाए, लेकिन तब है क्या है कि हम उसको ऐसे सोशलाइजेशन में ट्रेन करें कि उस खेल को देख के एटलीस्ट इंजॉय करें। तो इससे क्या होता है कि उनका सोशलाइजेशन इंप्रूव होगा, तो स्कूल में या सोशल जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ उनका क्या है, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम में हम इसको कोशिश करते हैं। और एक हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि अगर बच्चा हमारा है, अगर लग रहा है कि हमने स्क्रीन आउट अर्ली एज में किया, उसका अर्ली इंटरवेंशन पे भेजेंगे। अर्ली इंटरवेंशन के बाद बच्चे को हम स्कूल प्रिपेयर्डनेस, स्कूल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और ऑफ कोर्स स्कूल प्रिपेयर्ड होगा तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, एडमिशन इनटू द स्कूल। इसको स्कूल में हम एडमिशन कराएंगे। अब स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्कूल में एडमिशन कराने के दौरान ये होगा कि ये बच्चा दूसरे से काफी डाइवर्स है, दूसरे से अलग है। ये इनमें क्या है कि दूसरे बच्चों के साथ इनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा उसमें पीछे रहेंगे, उनके साथ ये नहीं चल पाएंगे। तो क्या होगा कि दूसरे जो क्लास के जो नॉर्मल टीचर हैं वो शायद इस बच्चे को टेकअप ना कर सके दूसरे बच्चों के साथ, या फिर जो हमारे जो टीचर हैं, अगर हम बच्चों को स्पेशल स्कूल में ही डालते हैं तो भी क्या होगा कि हर एक बच्चा हेट्रोजीनियस है, अलग अलग इनकी क्षमताएं हैं, तो हमें हर एक बच्चे को देखना पड़ेगा। तो हमें हर एक बच्चे के लिए एक आईपी डेवलप करना पड़ेगा। आईपी का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम।
अब आईपी डेवलप करने के लिए वी हैव सम सेट रूल्स और सेट प्रोफॉर्मा, या बोलेंगे उसके सेट आइटम्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। उस कंपोनेंट को देखते हुए हमको आईपी डेवलप करना है। जो आईपी को अगर हम बात करेंगे तो आईपी में हमेशा उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। ऑब्वियस है, जो पार्ट ए के जो हमारे कंपोनेंट जो हैं, आइटम्स जो हैं, एक हमारा उनका बेसिक, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिससे कि हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सके, नेम, एज, जेंडर, उसके पेरेंट्स के नाम क्या है, एंड सो इन्फॉर्मेशन। अगर स्कूल में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम इंक्लूड करेंगे आइडेंटिफिकेशन डेटा में। उसके बाद क्या है, बच्चे से रिलेटेड हम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देंगे। क्या होता है कि जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, उनका, जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन बताया सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन में, तो किस कैटेगरी में है, वो माइल्ड में है, सीवियर में है, प्रोफाउंड में है, या फिर और भी कोई इंफॉर्मेशन देना चाहे, हो सकता है कि वो बच्चा जो है उसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन जिसको के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन आमतौर पे उसका कैटेगरी जो होती है वो हम देते हैं। इसके साथ ही साथ एसोसिएटेड कंडीशन, हम कई बार पाते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा भी कई सारे दूसरी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या कई बार उनमें दूसरी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इशू भी हो सकता है। जैसे उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड तो है और साथ ही साथ उनमें कन्वर्जन का, जिसको बोलते हैं दौरे पड़ने की बीमारी हो, या फिर ये हो सकता है कि इनको उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा उनको दूसरे जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि हम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो हमारा इसमें रहता है। तो उसके अलावा जब इन चीजों को हम पार्टे में इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ हम इनके लिए एक गोल बनाए, गोल बनाने के लिए कि हम, गोल से हमारा मतलब है कि हमारा जो डिफरेंट जो हमारा एरियाज है, तो हम आपसे बता रहे थे कि इनमें क्या होता है कि हम एनुअल इनका गोल हम प्लान करेंगे। एनुअल गोल जो हम प्लान करेंगे वो हम डिफरेंट एरियाज में करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही एरियाज में हम प्लान नहीं करते हैं। जैसे कि उनमें अगर पर्सनल स्किल्स, जैसे कि उनको खुद के देखभाल करने के लिए, जैसे कि ड्रेसिंग है, ईटिंग है, ब्रशिंग है, या फिर शूज के लिए है, या कॉम्बिंग है, वो तो हम प्लान करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं, जैसे कि हमारा सोशल स्किल्स है, उससे भी हम कुछ हम गोल्स बनाएंगे। साथ ही साथ जैसे कि हमारा एकेडमिक्स रिलेटेड कुछ गोल बनाएंगे। तो ओवरऑल एक हम एक ऐसा गोल बनाएंगे जो कि हमें ऐसा लगता हो कि जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें हमें सपोर्ट मिलता हो। तो ये हमारा क्या होता है, एक पार्ट ए का, आईपी का पार्ट ए का हमारा कंपोनेंट है, जिसको कि हम आते हैं। जो पार्ट बी में हम जो कंपोनेंट जो आईपी का लेते हैं, जिसमें कि हमारा होता है कि हमने कोई भी गोल लिया है तो हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर गोल में, या उस जो स्किल हमने जो लिया है पार्ट बी का, सपोज जैसे कि हमने उसको सिखाना है ब्रशिंग, तो ब्रशिंग में उसका उस पर्टिकुलर टास्क का प्रेजेंट फंक्शनिंग लेवल क्या है। अब ब्रशिंग में है तो क्या ब्रश को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, अगर ब्रश पहचानता है तो ब्रश का होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो ये सब चीजों को उसका करंट लेवल है, वो एक हम उसका उस बेस लाइन या करंट लेवल उसका हम फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्टिव से हमारा मतलब ये होता है कि हम एक प्लान तैयार करें जिसमें कि हम एक लिखे कि हम पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में हम उसको इतने अच्छे से चीजों को हम सिखा सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम उसको सिखाने के लिए प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेते हैं, और साथ ही साथ उसको जो वेरियस जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है उसके जरिए उसको हम सिखाते हैं, और फिर उसको पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे इवेलुएट करते रहते हैं कि क्या हमने जो लिया है वो प्रॉपर है, क्या उसको हम सिखा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे इवोल्यूशन के भी हम पता है कि हमारा दोनों तरह का फॉर्मेटिव और समेटिव होता है, तो हम इसको सिखाने के समय भी प्रॉपरली इसको हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करते रहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हमने जो भी प्लान किया है वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसको रिवाइज भी हम उसको करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है कि जब भी अगर हम ऐसे बच्चे को अगर हम ट्रेन करते हैं या फिर टीच करते हैं, तो हम ट्रेन और टीच करने समय क्या होता है कि इनके लिए
कई सारे जो हमारा जो करिकुलम है या फिर जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो इनको सीखने में, चूंकि इनमें लिमिटेशंस है, इनमें डिसेबिलिटी है, इस कारण उनमें दिक्कत होती है। तो उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम कई बार करिकुलम को अडेप्ट करते हैं। यानी कि अडेप्टेशन से मतलब है कि करिकुलम है, उस करिकुलम को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जिससे कि उसका जो स्किल पे कोई पर्टिकुलर फर्क ना पड़े। जो चीज हम सिखाना चाहते हैं वो हम सिखाएं, लेकिन लेकिन हम उसको सिखाने के लिए हमने कुछ ऐसा चीजें उसमें चेंज कर दिया है जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीख ले। मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं करिकुलम एडेप्टेशन को समझने के लिए। सपोज हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है वो शूज खुद से पहन ले, यानी कि जो जूते हैं वो बिना किसी के मदद से पहन ले, क्योंकि हमने प्लान किया है कि खुद से जूता पहनना। लेकिन हमने देखा कि जूते के लिए, जूते पहनने का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जूते पहनने का जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि जूते को पहचानना बच्चे को आता है, राइट लेफ्ट जो पैर है उसमें पहनना वो भी बच्चा कर लेता है, सॉक्स पहनना है वो भी बच्चा पहन ले रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चे जो लेसेस बांधने हैं जूते का, वो लेसेस बांधने, जूते के जो फीते हैं उसको बांधना वो नहीं सीख पा रहा। हमने कई सारे इफर्ट किए, हमने कंटिन्यूअस उस पर कितना बहुत सारा समय भी दे दिया, फिर भी उसको नहीं सीख पा रहा है। तब हमारा रोल आता है कि क्या जो हमारा जूते के जो फीते बांधने का जो हमारा जो करिकुलम यानी कि जो हम सिखाना चाहते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमने क्या किया कि जो जूते के जो फीते बांधने वाले जूते हैं उसके जगह पे हमने ऐसे शूज लेकर उन्हें दिए जो कि वेलक्रो लगा है, या फिर जिनमें फीते बांधने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी जूते हमारे पास आते हैं। अगर हमने क्या किया उसको हमने मॉडिफाई किया, तो हमने क्या किया, जो जूते सिखाने का जो हमारा करिकुलम था उसको हमने क्या किया, बच्चे के जरूरत के हिसाब से अडेप्ट किया। लेकिन हमारा अंतिम जो गोल था, जो हमने जो फाइनल गोल जो सिलेक्ट किया था कि बच्चा इंडिपेंडेंटली जूता पहनना सीखे, हमने उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। बच्चा जूता खुद से ही पहना, लेकिन सिर्फ फीते बांधने वाले को हमने क्या किया, अडेप्ट कर दिया। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पे काम करेंगे या फिर किसी भी और दूसरे ग्रुप पे काम करेंगे, जहां की जो हमारा जो अंतिम जो लक्ष्य है उसको बदलाव किए बिना, जो उसके अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए जो बहुत सारे हमको स्टेप्स आते हैं उनमें कहीं पे भी हमको बदलाव करने के लिए हमको एक मौका मिलता है, जो उसको जो हम कहते हैं वो हमारा करिकुलम एडेप्टेशन आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए करिकुलम एडेप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जहां पे इनको हमको कई सारे चीजों में अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे, हमने अगर स्लाइड को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो आप, तो इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे हम इसमें यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट है, जहां पे करिकुलम एडेप्टेशन में टेक्नोलॉजी हमारा या फिर कंप्यूटर जो है वो बहुत सपोर्ट करता है। जैसे चीजों को हमको सिखाना है, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चे को अगर हमको सिखाना है, तो अगर हम ऐसे अ, अगर मल्टीमीडिया मोड में सिखाते हैं जिसमें कि हम एक से ज्यादा सेंसरी जो हमारे हैं इनपुट्स अगर हैं उसको अगर हम देते हैं, तो बच्चा जल्दी सीखता है, आसानी से सीखता है और इंटरेस्ट के साथ सीखता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो सिखाने के तरीके होंगे जहां पे हम उस तरह से उसको हम चीजें को कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जगह पे हम बहुत सारे जो हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या गजट है उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम क्यों चाहते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा जो है, अगर सपोज उसको मार्केट करने जाना है, उसको तीन चीजें खरीदना है, तीन चीजें खरीदना है और उसको पैसे जोड़ने के बाद उसको पैसे डिडक्ट करके देना है। क्योंकि आमतौर पे देखेंगे हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो एडोलेसेंस या अडल्ट होते हैं, जो उनको मार्केट से जाकर वो चीजें परचेस करनी है, तो उनको जो हिसाब रखने में, अगर हमने 75 रुपए का हमने सामान खरीदा, 100 रुपए हमने दिया, तो कितने वापस आएंगे, इनमें दिक्कत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट तरह के हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हम उनको उसमें ट्रेन करेंगे, ना कि हम कैलकुलेशन पे हम ज्यादा समय करें, क्योंकि हमें पता है कैलकुलेशन कितना भी कराएंगे और बहुत सारे कैलकुलेशन है, क्योंकि उनकी
इंटेलेक्चुअल क्षमता, इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इतनी नहीं है कि सारे एडिशन या सब्सट्रैक्शन को उतने जल्दी से और उतने फास्ट में जहाँ पे शॉप पे जा रहे हैं वहां पे वो कर सके। तो बेटर है कि हम उनको हमें कैलकुलेटर दे दें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमारा वहां पे हमारा लक्ष्य क्या है कि हम सही तरीके से बिना अपना पैसा लूज किए हम चीजों को परचेज कर सकें। अगर वहां पे कैलकुलेटर यूज भी करते हैं तो देयर इज नथिंग हार्म, वहां पे कुछ भी इसमें गलत नहीं है, कुछ भी नुकसान होने वाली बात नहीं है। तो ऐसे जगह के लिए हम करिकुलम एडेप्टेशन हम कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। और भी जैसे करिकुलम में जैसे कि बहुत सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जैसे कि जजमेंट का कंसेप्ट है, जैसे पीटी का हमारा कंसेप्ट है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो मेंटल एज है, जैसे मैंने कहा कि उनका मेंटल एज मैक्सिमम 10 ईयर्स के आसपास जाएगा। तो 10 ईयर्स के बच्चे को एक जजमेंट के बारे में या फिर पीटी के बारे में, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, दैट इज द फीलिंग कि समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन टू मी। इस तरह के जो एक तरह से जो कंसेप्ट आता है, इस तरह की जो चीजें होती है, इसको पूरे होलसम में समझना मुश्किल होता है। तो हम क्यों ऐसे चीजों को ऐसे बच्चों को समझाने की हम कोशिश करें, बेटर है कि उससे हम और दूसरे जो उनके डेली यूज की जो चीजें हैं उन पे हम फोकस करें। तो ये सब सारे जो हमारे होते हैं करिकुलम एडेप्टेशन का है। उसके अलावा कुछ जो प्रैक्टिकल कुछ हमारे पास करिकुलम जो एडेप्टेशन के जो चीजें हैं उसको यहाँ पे हमारा ठीक जिसपे कि हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का मोटर कोऑर्डिनेशन का इशू है तो हमने क्या अडेप्टेशन किया है, अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने एक ऐसा चीजें बनाई जिससे कि उनको होल्ड करने में आसानी हो। उसी तरीके से अगर जैसे मैंने अभी जूते का हमने एग्जांपल आपको पहले दिया है, अगर शू में अगर लेसेस लगे हैं तो हमने उसकी जगह पे उसको हमने किससे रिप्लेस किया, वेलक्रो से रिप्लेस किया। या फिर दूसरे और कुछ से हम वेलक्रो से भी नहीं कर सकते, हो सकता है कि ऐसे जूते हम पहना दे जिसमें कि वेलक्रो भी लगाने की जरूरत ना हो, तो ये भी हमारे पास है। उसके अलावा क्या है कि अगर हमने कोई गेम्स है, जो इंटरटेनमेंट या गेम्स जो होते हैं, तो गेम्स में क्या है कि हम बहुत सारे रूल्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। अगर हम उस इजी रूल्स के साथ भी अगर हम खेले तो भी गेम्स में उतना ही मजा है। तो हम क्या करेंगे कि हम रूल्स को इजी कर सकते हैं। जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो में क्या है कि कई सारे उसमें रूल्स होते हैं, तो कई सारे रूल्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम रिक्रेशनल के साथ भी करिकुलम के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि रिक्रेशनल एक्टिविटीज में को भी कैसे हम इनके लिए जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, उसके बाद क्या है कि हम कई सारे हम गेम डेवलप कर सकते हैं उनके एज के हिसाब से, उनके एज को देखते हुए हम कई सारा गेम्स को हम डेवलप भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इन सब चीजों को देख के अगर एज ए टीचर, अगर आप स्पेशल टीचर नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में अगर आप टीचिंग करा रहे हैं तो वहां पे भी देखेंगे कि आपको हो सकता है कि ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे या फिर स्लो लर्नर बच्चे हो, तो वहां पे आप ऐसे क्लास को, ऐसे ग्रुप को आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि हमेशा टिप्स कभी भी इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन टिप्स जो होता है कई बार काफी यूजफुल होते हैं और इससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। जैसे आपको जब भी टीचिंग करना है तो हमेशा मल्टी सेंसरी यूज करना। मल्टी सेंसरी से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम उसके लिए हमें इक्विपमेंट से चाहिए। मल्टी सेंसरी सपोज आप विदाउट एक कॉमन क्लासरूम में है जहां पे आपके पुराने ओल्ड मेथड के ब्लैक बोर्ड्स आपके पास हैं, तो इसमें क्या है कि आपने अगर मल्टी सेंसरी यूज करना है तो आपने जो चीज बोला है आप कोशिश करें कि उसको आप ब्लैक बोर्ड पे आप उसको लिखे, या फिर आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको रीड आउट भी करें। अगर इतना भी करते हैं तो इससे क्या होता है, चीजों को बच्चों को समझने में आसानी होती है। और क्या है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम छोटा कर सकते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को, तो आप बहुत ही लंबा इंस्ट्रक्शन ना दें जिसको वो सरमोनिंग की तरह हो जाए। आप उनको छोटे इंफॉर्मेशन में दे सकते हैं कि उनको ब्रीफ में, और बहुत ही सेंटेंस छोटा रख के आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो छोटे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं बच्चों को इजीली समझ में आती है और कंप्रीहेंड भी ज्यादा, खासकर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल अगर क्लास में है तो इन इंस्ट्रक्शन को बेटर तरीके से वो समझेगा।
और साथ ही साथ जो है बहुत ही आजकल नॉर्मल क्लासरूम में भी इसको बहुत यूज करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका आप एक्सटेंसिव यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा क्लास में है तो आजकल इसके लिए बडी सिस्टम भी हमारे पास है। तो बडी सिस्टम को भी जो क्या है, दिस इज वन काइंड ऑफ द पीयर ट्यूटरिंग, तो बडी सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारा साथ ही जाने का जो है, इसमें जो है हम ओल्ड एंड कंसिस्टेंट वोकेबुलरी जो है हम वही बार बार यूज करें। हर हमेशा हम नई नई वोकेबुलरी या नए नए तरीके से चीजों को ना रखें, और विजुअल एंड सॉलिड मटेरियल जितना भी ज्यादा यूज हो सकता है इसको हम करें। और साथ ही साथ जो है इसको और हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, एक और इम्पोर्टेंट जो है, अगर एक आईडी अगर आपके क्लासरूम में अगर है तो उनका जो फंक्शनल जो लेवल है उसके हिसाब से उनको टीच कराए, ना कि जो उनका जो एक्चुअल ग्रेड है उसके हिसाब से पढ़ाए। हो सकता है कि जो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है वो 4th स्टैंडर्ड में वो प्रमोट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 4th स्टैंडर्ड में है तो 4th स्टैंडर्ड की चीजें उसे बतानी है। अगर उसका फंक्शनल लेवल अगर 2nd ग्रेड का है तो उसको 2nd ग्रेड की ही चीजें हमको बताने हैं। और खासकर कलर कोडिंग जो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को पढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा RRR एक कंसेप्ट है, रिवाइज, रिहर्स एंड रिकैपिटुलेट टू फ्रीक्वेंटली। ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल होता है और हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड के लिए भी उतना ही यूजफुल होता है कि बार बार जो हमने पढ़ा दिया है उसको भी हम रिवाइज करें, उसको रिहर्स करें एंड उसको रिकैपिटुलेट करें, चीजों को समराइज करें। ये चीजें हमारा है कि प्रोवाइड कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट रिइंफोर्समेंट। अगर हमको क्या है कि ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो उनको इमीडिएट हमको रिइंफोर्स करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर इस तरह करेंगे तो हमारा जो क्लासरूम को मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर क्लासरूम में इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो भी आमतौर पे एक परसेप्शन है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड अगर क्लासरूम में अगर हमारे है तो उनको हैंडल करना दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके क्लासरूम में, अगर नॉर्मल क्लासरूम में इंक्लूसिव सेटअप में भी अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है तो उसको भी मैनेज करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतने पे इसको हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू। स्वाध्यायः परमः